नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो जो है वो नक्षत्र गोचर है। केतु हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और 7 फरवरी से लेकर 12 दिसंबर 2024 तक इस नक्षत्र में रहने वाले हैं। सभी लग्न राशियों के लिए ये गोचर किस प्रकार से रहेगा, आज हम इस वीडियो में ही जानेंगे। हम नक्षत्र गोचर का नक्षत्र के अनुसार फलित नहीं देख रहे हैं, हम ये फलित देख रहे हैं लग्न राशि के अनुसार। क्यों? क्योंकि आप सभी के लिए सभी तो कोई ज्योतिष के बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये आसान हो जाता है कि मेरे राशि के लिए क्या है ये समझना। या मेरे जब हम नवतारा सिस्टम से करते हैं तो उसमें उसमें रूल्स होते हैं। वो नवतारा सिस्टम सभी सभी लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब हम जब संपत विपत प्रत्यरी इस प्रकार के अनुसार नक्षत्र के गोचर को, नक्षत्र की कैलकुलेशन करते हैं और कौन सा नक्षत्र मेरे लिए ठीक नहीं है, कौन सा नक्षत्र अब मेरे लिए ठीक है, या इस समय मुझे कार्य करना चाहिए, ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत इंडिविजुअल हो जाती है। देखिए, ये जो वीडियो है वो मैक्रो लेवल पे है और ये वीडियो मैं जितना भी हो सकता है उतना अ, आसान करके आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसलिए नक्षत्र गोचर, केतु का हस्त नक्षत्र में गोचर सभी लग्न राशियों के लिए, या फिर आपके अगर वही जन्म राशि भी है तो आप वो दोनों राशियां देखिए, वो किस प्रकार से रहेगा ये जानेंगे। अम, मैं इस वीडियो में केतु के बारे में थोड़ा डेफिनेटली बोलने वाली हूँ, हस्त नक्षत्र के बारे में बोलने वाली हूँ। केतु और हस्त नक्षत्र, कन्या राशि, तो कन्या राशि के बारे में भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कन्या राशि को नहीं समझेंगे, उसका भाव नहीं समझेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि ये गोचर किस प्रकार से है। और वीडियो पूरी तरह से शुरू करने के पहले मैं हमेशा से जैसे अनाउंसमेंट करती आई हूँ कि मैंने अपनी पहली किताब का लिखान शुरू किया है। कार्य उस पर जारी है। ज्योतिष के एक बहुत महान योग पर ये वो किताब लिखी जा रही है। अम, आप सभी के जीवन में जितने भी ऐसे प्रश्न होते हैं जो शायद किताबों में, या जो शायद किसी टीचर से या गुरु से उनके जवाब हमें मिल नहीं पाते हैं, या समय के अनुसार समय हमें हमें जवाब देता है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, रोजमर्रा के जीवन के भी आएंगे, वो उस किताब में अंकित होने वाले हैं, हो रहे हैं। तो ये मैं तो पूरी तरह से समझती हूँ कि किताब लिखना, वो भी ज्योतिष के ऊपर कोई किताब अगर लिखी जा रही है, तो वो ईश्वरीय काम है, क्योंकि ज्योतिष स्वतः एक ईश्वरीय काम है। आपके प्रारब्ध में नहीं है अगर ज्योतिषी होना, तो वो प्रारब्ध, वो आपको पत्रिका आपके सामने आएगी ही नहीं, आप करेंगे ही नहीं, ये मैं फॉर्म बिलीव करती हूँ। तो ये ईश्वरी काम है, और ईश्वरी काम के लिए ईश्वर का आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है। देखिए, तो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले हस्त नक्षत्र क्या है। अब देखिए, हस्त नक्षत्र जो है, इसका ग्रह स्वामी जो है वो चंद्र है। मतलब चंद्र मनसो जातका, चंद्र आपका आपके एक इमोशन है, आपके एक सेंसिटिविटी लेवल है, वासनाओं को दिखाता है। तो ये नक्षत्र किसके ऊपर काम करता है? आपके एक इमोशन के ऊपर भी काम करता है। एक ऐसा ऐसा थॉट है जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से वो चीज करना चाह रहे हैं, अपने हाथ से करना चाह रहे हैं। हस्त नक्षत्र हाथों को दर्शाता है। जो जो भी कुछ कर्म आप अपने स्व हाथों से करेंगे, करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से आप करना चाह रहे हैं, वो ये नक्षत्र दर्शाता है। अर्थात अब देखिए, आप अपने हाथों से करने जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये स्वकर्म है। इसके लिए आपको किसी का सपोर्ट मिलेगा या ना मिलेगा, इसकी आप अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। कुछ टेक्निकल डिटेल्स में हस्त नक्षत्र की बताती हूँ, उसके बाद में फिर हस्त नक्षत्र का और खुलासा हम बहुत सामान्य और बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। इसकी जो ग्रह देवता है सवितर है, अर्थात सूर्यदेव का ही एक रूप है। अर्थात सूर्यदेव का एक रूप हुआ, मतलब ये प्रकाश डालने वाला है, प्रकाशमय करने वाला नक्षत्र है। अब इसकी शक्ति जो है ना, ये हस्त स्थापिन्य आगम शक्ति, मतलब हस्त स्थापिन्य, हाथों से स्थापित करने वाली आगम शक्ति, कुछ ना कुछ, किसी न किसी नई चीज का शुरुआत है। द एबिलिटी टू गेन व्हाट वी आर सीकिंग एंड प्लेस इट इन अवर ओन हैंड्स।
दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ दिस शक्ति। देखिए इसका हायर मोटिव क्या है कि भाई वो जो गेन है, वो जो फायदा है वो मिले। वो जो भी आप अपने हाथों से करना चाहते हैं अल्टीमेटली उस चीज का जो ऑब्जेक्टिव है उससे मुझे फायदा मिले, उससे मेरा उत्थान हो। और जो इसका लोअर मतलब इसकी अगर हम बेस कहें तो वो क्या है, बेसिस बिलो बोलते हैं हम इसको, बेसिस अबाउ बेसिस बिलो। तो बेसिस बिलो क्या है, प्रोसेस ऑफ गेन। उस गेन को, उस ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो गेन मिलने वाला है उसको करने के लिए जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस इसका बिलो मतलब बेस है उसका। अब देखिए काल पुरुष कुंडली में 2, 6, 10 जो है वो अर्ध त्रिकोण है। अर्ध त्रिकोण में कोई भी ग्रह एक्टिव होता है जब नक्षत्र प्रवेश करता है तो वो अर्ध त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है। इसका अर्थ है कि आपकी पत्रिका में अगर वृषभ, कन्या और मकर राशि में कोई ग्रह है तो वो क्या करता है, वो आपके अर्ध त्रिकोण को एक्टिव कर रखता है। अर्ध त्रिकोण के दो अर्थ हैं। देखिए सबसे पहले तो जीवन में होने वाले जितने भी हमें लेसन्स मिलते हैं उसके अर्थ समझना, और दूसरा अर्थ आप जानते हैं कि फाइनेंस, धन, पैसा। तो जब अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट होता है तब आपको इन दोनों की प्राप्ति होती है। इन दोनों के प्रति आपको कुछ ना कुछ कर्म समझ में आते हैं और आपको अनुभव मिलते हैं। अब यहाँ पे कन्या राशि एक्टिव हो चुकी है ऑलरेडी, केतु है वहां पर और वो भी हस्त नक्षत्र में आ रहे हैं। काल पुरुष कुंडली में कन्या राशि जो है वो कहाँ पड़ती है, छठवें भाव में पड़ती है। छठवां भाव क्या है, रोग रिपु ऋण का है। छठवां भाव आपके प्रारब्ध का है। तो समझिए कि प्रारब्ध या पेंडिंग कर्म, ये नक्षत्र आपको अपने हाथों से उस प्रारब्ध को पूर्ण करने का अपॉर्चुनिटी, चांस देता है। पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने का चांस देता है। अब ये कौन सा पेंडिंग कर्म है, वो अब वो तो उससे समझ में आएगा कि आपके ये कन्या राशि जो है ये आपके कौन से भाव में पड़ी हुई है। आपकी पत्रिका में कन्या राशि कौन से भाव में स्थित है उसके अनुसार वो प्रारब्ध समझ में आएगा, पेंडिंग कर्म समझ में आएगा आपको। अब ये भी समझिए कि ये जो पेंडिंग कर्म है वो कौन सा है कि भाई मतलब सामने से चल के आ रहा है वो आपको पूरा करना है, हाँ वो तो है ही। परंतु ये आपको स्व कर्म से पूर्ण करना है। आपको उसमें अपना, हाँ ब्लड एंड स्वेट बोलते हैं ना, हार्ट जितने एफर्ट्स हैं वो डाल के उसको कंप्लीट करना है। और इसकी एक खासियत खासियत ये है कि जितने भी लंबे समय से आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल हैं, जैसे मुझे किताब लिखना है, या ये कहिए कि मुझे ये हॉबी, मुझे बचपन से ही कथक सीखने की इच्छा थी, मुझे संगीत सीखने की इच्छा थी, मुझे डॉक्टरी पेशा जो है या मेडिकल की पढ़ाई करने की इच्छा थी। बहुत सारे लोग, कुछ कुछ ऐसे बिरले लोग होते हैं जो 35 में पढ़ाई शुरू करते हैं और 45 तक डॉक्टर बनते हैं और वो बहुत अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं, क्योंकि उनको उस समय पे इस चीज की क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन नहीं हुआ था इसलिए। तो ऐसे अपने अपने जीवन में बहुत सारे हैं। तो वो कोई भी हॉबी हो सकती है, आपका एजुकेशन हो सकता है, आपका आप कुकिंग हो सकती है, आपके कोई कोई भी किसी भी प्रकार की कला हो सकती है, आपके स्किल सेट हो सकते हैं, जॉब चेंज हो सकता है, जॉब में बदल हो सकता है, या आप जॉब की फील्ड चेंज कर रहे हैं, अचानक से आईटी में थे और अचानक से आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो लंबे समय से आप करना चाह रहे थे उसमें आप खुद एफर्ट्स डाल के वो चीज करना चाह रहे हैं। इस नक्षत्र में केतु आपको वो चीज करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। केतु क्या है, केतु देखिए, केतु जहां भी स्थित होते हैं पत्रिका में, वो भाव आपको विरक्ति देता है। सबसे पहले उस बात से उसको, उसमें आपको विरक्ति आती है। वो विरक्ति कोई बहुत पॉजिटिव विरक्ति नहीं है, वो डिसअपॉइंटमेंट के बाद आने वाली है, क्योंकि उसके पास वो चीज आ ही नहीं रही है, मिल ही नहीं रही है, फ्रस्ट्रेशन के कारण आ रही है। केतु डिसइंटरेस्ट शो करता है। गोचर में केतु जहां भी ट्रैवल करता है तो वो उसका डिसइंटरेस्ट भी शो करता है। वो डिसइंटरेस्ट क्यों है, उसका कारण है कि आपने उसमें बहुत सारी एनर्जी डाल चुके हैं, फिर भी उसमें से कोई भी जो रिटर्न, जो सही प्रकार के रिजल्ट आने चाहिए वो आ नहीं रहे हैं। उसके कारण आपका डिसइंटरेस्ट होते जा रहा है। होता है ना, शादी होने के बाद में हर स्त्री या
पुरुष को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि हम हमारे जो भी जितने नए रिश्ते नाते बनते हैं, हम हर रिश्ते नातों में 100% देना चाहते हैं, सबको खुश करना चाहते हैं। सबको हम खुश नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे विरुद्ध रहते हैं, कोई कारण नहीं होता है, सिर्फ कारण चाहिए ही होता है, एक्चुअली एक्सक्यूज चाहिए होता है कि आपके विरुद्ध हो जाए। तो उनको मनाते 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 उनको या उनको अपना सही रूप दिखाते दिखाते आप थक जाते हैं, और फिर उसके बाद में डिसइंटरेस्ट आ जाता है उस रिलेशनशिप में। दैट इज व्हाट द केतु गोचर का केतु दिखाता है कि एक डिसइंटरेस्ट आ गया है। वो जॉब को लेकर हो सकता है, वो रिश्ते नातों को लेकर हो सकता है, आपके किसी हैबिट को लेकर हो सकता है, आपके किसी स्वभाव के एक फैक्टर को लेकर हो सकता है। अब आपको अंतर मंथन करना है और सोचना है कि ऐसी वो कौन सी बात है। वो किसी भी रिश्ते नाते, ब्लड रिलेटिव्स जितने होते हैं हमारे इर्द गिर्द 24/7, जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, उनके साथ ज्यादा लागू होता है। बहुत बार आप डिस्टिंक्ट करने लग जाते हैं उस चीज से। केतु कहीं ना कहीं कट करता है, केतु किंतु परंतु बनाता है, इफ्स एंड बट्स बनाता है उस, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर का एस्पेक्ट हो, चाहे वो आपके कोई भी जीवन का पक्ष हो, उस पक्ष को लेकर वहां पे किंतु परंतु इफ्स एंड बट्स का, अगर ये हो गया तो, अगर ऐसा हुआ तो, एक वीकनेस भी तैयार करता है। क्योंकि केतु जहां पे आपके नेटल चार्ट में स्थित है, वहां पे उस भाव को लेकर आप में कोई ऐसी वीकनेस है जिसके बिना आप जीवन नहीं चला सकते हैं। पंचम भाव में तो संतति को लेकर हो सकता है। कुटुंब भाव का केतु है तो आपकी वाणी इतनी कटु है, वाणी इतनी तीक्ष्ण है कि आप कटु बोले बिना रह ही नहीं सकते हैं। आपकी फैमिली आपकी वीकनेस हो सकती है। व्यय भाव में केतु है, एक समय तक आप खर्चा कर, आपसे व्यर्थ खर्चा हो जाता है। आप बहुत बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जब लोगों के साथ में बैठते हैं। भाग्य भाव में है तो वो कहीं ना कहीं भाग्य से जो चीजें मिलने वाली हैं, भाग्य को अच्छा करने वाली जो चीजें हैं, उसके साथ में आपका डिसइंटरेस्ट हो जाता है, कट हो जाता है। आपको पता होता है कि ये होने के बाद भी, ये अगर मैं काम करता हूँ करती हूँ तो मेरा भाग्य उज्जवल हो सकता है, परंतु फिर भी आपका उसमें करने में मन नहीं लगता है, या आप उसमें एफर्ट्स नहीं डालते हैं। तीसरे भाव में है सिबलिंग्स के साथ में, चौथे भाव में है माता, कहीं ना कहीं वीकनेस होती है। षष्ठ भाव में है तो आपकी खुद की कुछ ना कुछ आदतें। सप्तम भाव में है तो दाम्पत्य जीवन, आपका खुद ना, आपके आपका खुद का स्पाउस। अष्टम भाव में है तो पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी। और अगर यही दशम भाव में है तो आपका करियर हो सकता है कि किसी को करियर को लेकर इतनी ज्यादा स्थापित करने की एक भूख होती है, परंतु और वही उसका वीकनेस होता है, उसके मन में सतत इस चीज को लेकर भाव चलता रहता है कि ये मुझे करना है। फायर, केतु उस फायर को दिखाता है। अग्नि, लाभ भाव में है तो कोई ना कोई फ्रेंड के कारण आप कोई फ्रेंड या आपका कोई ऐसा मित्र जिसका, जो आपका कहीं ना कहीं वीकनेस रहा है और उसके कारण आपको दुख हुआ है। अब जहां भी केतु रहते हैं और वो इस प्रकार से भाव में स्थित रहते हैं, तो वो इस प्रकार की वीकनेस या उस वीकनेस से कभी ना कभी आपको सैडनेस देना, दुख देना, ये करते ही हैं। आप जितनी भी बातें मैंने अभी तक बताई, आप अपने पत्रिका पे लगा के देखिए और समझिए, जानिए और नोट करिए, ध्यान पूर्वक इंट्रोस्पेक्ट करिए, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब मैं इस गोचर की तरफ बढ़ूंगी कि जो केतु हस्त नक्षत्र में जा रहे हैं, तो ये हम एक दो तीन सेंटेंसेस कीवर्ड के अनुसार समझ लेते हैं कि ये इस भाव में इस प्रकार से ये चीज काम करने वाली है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, गोचर जो है वो आसान हो जाएगा, अप्लाई करने के लिए आसान हो जाएगा। पहली बात, कोई भी कर्म आपको अब अपने हाथों से करना है, वहां पे आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है। और वो सपोर्ट सिस्टम कैसा है, वो आपके घर से हो सकता है या आपके इर्द गिर्द लोगों से हो सकता है। आप मांग रहे हैं बट आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये जब स्थिति बनेगी तो हो सकता है कि ये वो पासा पलट भी सकता है। राइट। दूसरी बात, केतु आपको वीकनेस बताता है कि ये आपकी वीकनेस है, तो ये वीकनेस बनने नहीं देना है, क्योंकि वो वीकनेस आपको कंट्रोल करती है फिर। तीसरी बात, केतु डिसइंटरेस्ट करता है बहुत बार।
नहीं अपना, अगर उस बात में फेलियर आता है तो हम बहुत बार उस चीज को छोड़ देते हैं, डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो ये तीन एक कीवर्ड समझ लेते हैं और उसके अनुसार सारे लग्नों के ऊपर हर भाव में ये केतु हस्त नक्षत्र में जो है ये किस प्रकार से आपको रिजल्ट देगा, ये शुरू करते हैं और ये जानते हैं। इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा ये भी समझ लीजिए। लग्न को, हर लग्न के ऊपर बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इम्पैक्ट किस किस के ऊपर आएगा। जिसकी केतु की महादशा चल रही है, केतु की अंतर्दशा चल रही है, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। हस्त नक्षत्र, हस्त नक्षत्र चंद्र का है, तो चंद्र के तीनों नक्षत्र मतलब रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये तीनों नक्षत्र चंद्र के नक्षत्र हैं। अर्थात इस अगर नक्षत्र में आपके कोई भी ग्रह है तो भी आपको एक्टिविज्म फील होने वाला है, कुछ ना कुछ एक्टिवेट होके कुछ ना कुछ घटना घटित होने ही वाली है। यही अगर हम बात करें कि अगर आपकी चंद्र की दशा भी चल रही है, महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो भी आपको इस चीज का परिणाम होगा। केतु के नक्षत्र कौन से हैं? अश्विनी, मगा और मूल। इस नक्षत्र के जो भी जातक चंद्र इस नक्षत्र में है या सूर्य इस नक्षत्र में या कोई भी ग्रह ग्रह इस नक्षत्र में है, तो भी आपको इस नक्षत्र का प्रभाव फील होगा। और कन्या राशि, जिसकी भी कन्या राशि है, कन्या राशि के एग्जैक्ट सामने कौन सी राशि आती है? मीन राशि, उसके ऊपर भी ये प्रभाव होगा ही होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको जो इन्फ्लुएंस करेंगे सबसे ज्यादा इन लोगों को। अब हम बात करेंगे कि हर लग्न के लिए केतु हस्त नक्षत्र का जो गोचर है वो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले मेष लग्न, मेष लग्न अर्थात काल पुरुष कुंडली है, आपके कन्या राशि में ये केतु है। कन्या राशि में केतु है अर्थात आपका प्रारब्ध भाव ही एक्टिवेटेड है, पेंडिंग कर्मा का भाव ही एक्टिवेटेड है। यहाँ हस्त नक्षत्र आपको क्या बताना चाह रहा है, या इस पूरे साल भर में आप किस चीज के ऊपर काम करेंगे। जितने भी मेष लग्न के जातक हैं या मेष राशि के जातक हैं, वो अपने नौकरी को लेकर, अपने रोग को लेकर, अपने रूटीन को लेकर कुछ ना कुछ बहुत लंबे समय से करना चाह रहे हैं। अपने मामा मौसी जितने भी अपने पीहर का जो पक्ष होता है उस उन लोगों को के लिए को लेकर या उन लोगों से संबंधित उनके साथ में कुछ करना चाह रहे हैं और वो आप अभी तक कर नहीं पाए हैं, उसका एक्टिवेशन आपने किया है, या उस उन सब चीजों को करने के लिए आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हैं। यही जो केतु नक्षत्र है ये आपके वृषभ राशि को और आपके मकर राशि को भी एक्टिवेट करता है, क्योंकि ये त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। तो वृषभ राशि का रोहिणी और मकर राशि का श्रवण, ये नक्षत्र भी आपका एक्टिवेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये त्रिकोण में आता है, ये एग्जैक्ट त्रिकोण में आ रहा है। तो अगर इस नक्षत्र में कोई ग्रह है तो वो भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, वो भी आपको कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्म दिखाएगा। तो वो पेंडिंग कर्म किस चीज से हो सकता है? वो आपके बोलना, व्यासपीठ पे बोलना, या अपनी कला का प्रदर्शन करना, अपने वाचा का प्रदर्शन करना, और ज्यादा पैसा बढ़ाना, और ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना। इस तरह का कर्म, इस तरह के कर्म को लेकर आपका पेंडिंग कर्म जो आप करना चाह रहे हैं बहुत लंबे समय से, वो चाहे एसआईपी हो सकती है, वो चाहे आपके कुटुंब के किसी व्यक्ति को लेकर आप बहुत समय से, वो आपको बहुत समय से कुछ करने के लिए कह रहे हैं और आपने अभी तक उस चीज के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, आपने अटेंशन नहीं दिया है। अब आप उसके ऊपर अटेंशन देंगे, उसको कंप्लीट भी करेंगे। तो इस सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मेष लग्न के जो जातक हैं वो अब हस्त नक्षत्र उनके जीवन में इस तरह से एक्टिवेटेड रहेगा। और ये सब चीजें आप कहाँ करेंगे? अपने हाथों से करेंगे। यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, स्वकर्म से आपको कहीं ना कहीं ये सब चीजें हासिल करनी है, टिकमक करनी है, क्योंकि ये अपने प्रारब्ध से संबंधित है, ये आपके पेंडिंग कर्मा से संबंधित है। वृषभ लग्न के लिए हम बात करेंगे। वृषभ लग्न के लिए ये जो गोचर है ये उनके पंचम भाव में हो रहा है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेटेड है। वृषभ वृषभ लग्न जो है ये अर्थ त्रिकोण का जो अर्थ त्रिकोण की जो अर्थ त्रिकोण की जो राशियां हैं 2, 6, 10, ये एक्टिवेट हो रही हैं और ये कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा अपने आप में विस्तार करने के लिए कह रही हैं।
अब ये केतु आपके हस्त नक्षत्र पे है, तो यह हस्त नक्षत्र क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं पंचम भाव से लेकर अपने पूर्व पुण्य या पूर्व जन्म से जो चीज आपकी चली आ रही है, आपका कोई टैलेंट है, आपका कोई स्किल है, वो आप अभी एक्टिवेट करेंगे, वो आप अभी वापस से सीखने जाएंगे या फिर उसको एक्वायर करेंगे अपने हाथों से करना। तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो सकता है, वो कोई डांसिंग का कोई स्किल हो सकता है, सिंगिंग का कोई स्किल हो सकता है, स्पोर्ट्स का कोई स्किल हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जो बहुत लंबे समय से आपने डॉक्यूमेंटेशन बहुत पेंडिंग करके रखे हुए हैं, उसके ऊपर काम नहीं किया। बहुत बार लोग पासपोर्ट्स को लेकर या आपके जितने भी नेशनल कार्ड्स हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं वो पड़े रहते हैं, उसके ऊपर काम नहीं किया रहता है, उसके कारण बहुत सारी चीजें अटकी रहती हैं। चाहे वो बैंक बैंक का लोन हो या ऐसे बहुत सारी चीजें। तो उस उन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आप खुद जाके प्रयत्न करेंगे, आपको ही करना है, कोई और मदद नहीं कर सकता है। इससे क्या होगा, इससे आपका भाग्य उज्जवल होगा, भाग्य एक्टिवेट हो रहा है, भाग्य से आपको कोई ना कोई चीजें, आपको भाग्य से चीजें मिलना शुरू होगी। और जब भाग्य से चीजें मिलना शुरू हो रही है तो आप में अपने अपीरियंस में, अपने अपने खुद की पर्सनालिटी में इस चीज का फर्क आएगा। अब देखिए कि मिथुन लग्न के लिए ये जो गोचर है हस्त नक्षत्र का, ये कहाँ हो रहा है? ये उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है। अब चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव आपकी माता का है, आपकी वास्तु का है, आपकी प्रॉपर्टी का है, घर का है, घर सौख्य का है। चतुर्थ भाव आपके मातृभूमि का है। बहुत सारे जातक जो मातृभूमि से अभी दूर हैं, मातृभूमि से जितने समय से दूर रह रहे हैं, उनको जो आने की इच्छा है, उसके लिए जो जो उनको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे अपनी मातृभूमि में है पर वो बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर जाके सेटल होना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे समय तक बाहर रह के आए हैं, और जब किसी न किसी ठोस कारण की वजह से बच्चों के शिक्षण को लेकर, बच्चों की बच्चों को अपना इंडियन कल्चर देना है, उस चीज को लेकर वो कहीं ना कहीं घर वापस आए हैं, अपने कंट्री में वापस लौट कर आए हैं। और यहाँ रहने के बाद में उन्हें समझ में आता है कि वो बिलोंगिंग नहीं हो पा रही है, वो स्टेबिलिटी नहीं फील कर पा रहे हैं, और वो भी असमंजस सिचुएशन में है। यहां से वापस से कहीं जाना चाहते हैं, वहीं जाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या एक्टिवेट करता है? आपके चतुर्थ, आपके होम, आपके सौख्य, आपके स्टेबिलिटी को एक्टिवेट कर रहा है। और स्टेबिलिटी को करने के लिए, स्थायी करने के लिए आपको स्वकर्म करने पड़ेंगे। अष्टम भाव और आपका व्यय भाव यहाँ पे एक्टिवेटेड है। इसका अर्थ है कि फॉरेन से भी संबंध है इसका, मतलब मैंने जो शुरुआत में कहा वो। और अष्टम भाव है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऐसी चीजों पे आप रिसर्च करना चाहते थे, कुछ ऐसी चीजों पे काम करना चाहते थे बहुत लंबे समय से। घर पे जो एक पैतृक संपत्ति को लेकर या आपके इनर इमोशन को लेकर, जिसको आपने बहुत लंबे समय तक मन में रखा है पर काम नहीं किया है, उसको लेकर भी आप कहीं ना कहीं काम करेंगे। कर्क लगने के लिए ये जो हस्त नक्षत्र है, ये इनके कहाँ आ रहा है? इनके तीसरे भाव में आ रहा है। सबसे पहले तीसरा भाव समझिए। तीसरा भाव कनेक्ट करता है आपके खुद के एफर्ट्स, आपका पराक्रम, आपके छोटे भाई बहन, आपके आप जितने भी अपने हाथों से डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो। तीसरा भाव उपदेश का है, तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है। तो ये केतु जो है ना, आपको इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो आपका अधूरा बचा हुआ काम है ना, वो खुद कर पूर्ण करने के लिए आपको कह रहा है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ में कुछ ऐसी चीजें आपकी क्लोजर देना बाकी है, या फिर कुछ ना कुछ उनके साथ मिलकर जो आप करना चाह रहे थे वो बाकी है। कोई यात्रा हो सकती है, कोई तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, या साथ में होकर बिजनेस भी हो सकता है। तो ये मदद के रूप में, ये सपोर्ट के रूप में हो सकता है, पर याद रखिएगा कि आपको ये चीज अपने स्वकर्मों से ही करना है। आपको यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम मिलेगा नहीं मिलेगा ये अपेक्षा नहीं करनी है। दैट्स व्हाट द हस्त नक्षत्र इज शोइंग, कि अगर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको खुद को काम करना पड़ेगा, अपना प्रारब्ध खुद पूर्ण करने के लिए उतरना पड़ेगा मैदान में। क्योंकि ये
इसका परिणाम, थेट परिणाम कहाँ होने वाला है? ये परिणाम आपके स्पाउस पर होने वाला है, आपके कुटुंब के ऊपर होने वाला है, और इसके कारण आपका लाभ भी प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके कॉन्टैक्ट सर्कल के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग, ये सभी प्रभावित होने वाले हैं। और इसका इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो भी आपको डायरेक्टली दिखेगा कि इस भाव से, या इस, आप वो चाहे आपके स्पाउस हो या बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल के कोई ऐसे व्यक्ति हो जो अचानक से आपके जीवन में आए और आपको वो उस टिपिकल उस ऑब्जेक्टिव को लेकर आपको हेल्प करी और वो निकल गए। हमेशा हर फ्रेंड या जितने भी कॉन्टैक्ट्स में अपने लोग होते हैं, जितने भी लोगों को हम जानते हैं, क्या वो हमेशा हमारे कॉन्टैक्ट में रहते हैं? क्या नहीं होते हैं। वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, वो काम करते हैं, वो कार्य के लिए आते हैं, वो कार्य करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये वो बात है, ये वो टाइम पीरियड है जब हस्त नक्षत्र आपको अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए, और वो पेंडिंग कर्म किससे संबंधित है? वो तृतीय भाव से संबंधित है। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न के लिए ये जो हस्त नक्षत्र का जो गोचर है केतु का, ये कहाँ पे आ रहा है? ये उनके कुटुंब भाव में आ रहा है। कुटुंब भाव क्या है? मतलब द्वितीय भाव क्या है? कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, वाचा है, खान पान का है। तो हस्त नक्षत्र कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि भाई, आपके खुद के जो रोग हैं, आपके खुद के जितने भी बीमारियां हैं, ये आपके खान पान के वजह से, या आपके रहन सहन के, या आपके रूटीन के वजह से गलत थी। उसको सही करने का, उसको करेक्ट करने का टाइम पीरियड अब आ गया है। दूसरा, कुटुंब को लेकर, कुटुंब के सदस्यों को लेकर, धन भाव को, धन, अपने लाइफ में पैसों, फाइनेंस को लेकर, सेविंग्स को लेकर, और अपनी वाणी को लेकर, अभी तक आपसे जो भी गलत तरीके से कर्म हो रहे थे, उन्हें करेक्ट करने का टाइम है। ताकि आप जब उसके ऊपर करेक्ट करेंगे, उसको अगर आप कंट्रोल में करेंगे, आपको सही प्रकार का क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। इससे आपका कर्म सही होगा और आपका पेंडिंग कर्म भी पूर्ण होगा। यहाँ पे मेनली ये हो सकती है कि कुटुंब भाव मतलब कुटुंब के किसी सदस्य को लेकर, या फिर आपके आपके फाइनेंस के मेथोडोलॉजी को लेकर हो सकता है, आपके सेविंग करने के पैटर्न को लेकर हो सकता है। ये गोचर कहीं ना कहीं आपको आपके जॉब को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें बता रहा है कि जॉब में जिस प्रकार से अभी तक आपने अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए, अपने एम्बिशन को हासिल करने के लिए जो भी आपने तरीका अपनाया है, शायद वो काम नहीं कर रहा है। यू हैव टू चेंज द वे, या फिर आपको खुद को एफर्ट डालने पड़ेंगे। बहुत बार होता है ना कि किसी ने कुछ मतलब चल रहा है पूरा एक एक तरह से सब चीज चल रही है, तो आपने भी वहां पे हाथ धो लिए, आपने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया, अभी तक चीजें हो रही थी। बट नाउ इज नॉट दैट टाइम। यहाँ पे अब टाइम है कि आप अपने टैलेंट से कुछ चीजों को हासिल करें, क्योंकि सिक्स्थ हाउस आपका आपके खुद के एफर्ट्स को, पेंडिंग कर्म को दिखाता है। अगर आप वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करते हैं तो ही आपका कर्म पूर्ण होता है। अब स्वयं कन्या लग्न। अब देखिए, कन्या लग्न अगर हम बात करें तो कन्या लग्न और कन्या लग्न का के बारे में ही बात हो रही है, मतलब कन्या राशि के बारे में ही बात हो रही है। और केतु हस्त नक्षत्र में लग्न भाव पे बैठे हैं, तो वो है ना कहीं सबसे पहले तो आपको डिसइंटरेस्ट कर रहे हैं, आपको डिटैच कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं एक त्रिशंकु की भावना भी दे रहे थे अभी तक। तो ये सभी जो चीजें हैं ना, आपको अपना पेंडिंग कर्मा क्या है, अपने से संबंधित है, आपके खुद के विचारों से, आपकी खुद की पर्सनालिटी से, आपके खुद के एटीट्यूड, आपकी खुद की आदतों से संबंधित है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू, आपकी अगर कोई इच्छा है, आपकी कोई अगर हॉबी है, तो उसको पूर्ण करने के लिए आपको ही बाहर निकलकर, आपको ही कहीं ना कहीं उसमें निवेश करना है, टाइम देना है और उसे करना है। फिर वो चाहे हायर एजुकेशन ही क्यों ना हो, फिर वो चाहे आपका कोई हॉबी ही क्यों ना हो। यही सेम चीज आपके अपने जीवन पर, आपके अपने परिवार पे भी लागू होती है। आप अपने बच्चे पे अगर चाहते हैं कि उसमें अगर ये फला फला चेंज आए, इस ये फला फला चेंज आए, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि वो जब बच्चा जो आपको खुद को एक आदर्श समझता है,
उसे वो आदर्श लगना चाहिए, पहले आपने करना चाहिए। बच्चों को आप तभी टोक सकते हैं जब अगर आप में वो चीज आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो, नहीं तो वो सीधे सीधे उठा के बोल देंगे आप तो नहीं कर रहे हैं, फिर मुझे क्यों बोल रहे हैं आप करने के लिए। तो एक 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 टिपिकली समय तक जो होता है, बच्चे अपने माता पिता को आदर्श समझ के उनको फॉलो करते हैं, बट जब उनकी खुद की रैशनल थिंकिंग डेवलप हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने अपने विचारों को अपने बुद्धि से काम करने लगते हैं और बहुत बार नहीं बोलते हैं। और वो नहीं बोलना कहीं ना कहीं हमें ईगो पे लगता है, तो वो ईगो पे लगने नहीं देना है। दैट्स अ ट्रांजिशन टाइम पीरियड, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड जो अभी आप फेस करने वाले हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पे आपको शांति से काम लेना है, बुरा भला बोल के नहीं। तो ये अगर आप बोलते हैं तो फ्यूचर में आपके बच्चे आपके पास खुद लौट कर आएंगे, आपका भाग्य उज्जवल होगा इस चीज से। आपको भाग्य से वो सारी खुशियां भी मिलेंगी जो आप नहीं ले पा रहे थे। तो यहाँ पे आपको स्वकर्म करने हैं, अपने ऊपर काम करना है, याद रखिएगा। अपने अस्तित्व, अपने पर्सनालिटी पे काम करना है। उसका इम्प्रेशन, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इन्फ्लुएंस है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा पंचम स्थान में। और कहाँ दिखेगा? आपके भाग्य भाव में। इसमें एक और चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं कि जो लोग स्पेसिफिकली कोई हॉबी को लेकर कर रहे हैं, तो या पैसों के कोई माध्यम को लेकर, मतलब अलग अलग फील्ड के, जैसे शेयर मार्केट है, स्पेक्यूलेशंस हैं या लॉटरी है, अगर ये चीज आप करते हैं, किसी के बोलने से आप कुछ खरीद कर किसी और की बुद्धि से वो चीज कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम पीरियड वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट योर ओन इंटेलिजेंस, वेयर यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन इंटेलिजेंस। अब हम बात करेंगे तुला लग्न के लिए। तुला लग्न के लिए देखिए, ये जो केतु का हस्त नक्षत्र का गोचर जो है वो उनके व्यय भाव में हो रहा है। व्यय भाव क्या है? व्यय भाव, व्यय अर्थात खर्चा, खड्डा। व्यय भाव आपका अंतिम भाव है, देखिए सभी भावों में। तो ये मोक्ष का भाव है। मोक्ष के भाव में जब केतु आते हैं और हस्त नक्षत्र में आते हैं, तो वो मोक्ष के प्रति है। मोक्ष हमेशा अध्यात्म से ही जुड़कर नहीं समझा जाता है। लिबरल, लिबर्टी होना या किसी चीज से छुटकारा पाना, तो बहुत बार व्यसन से छुटकारा पाना। आपने खुद में एफर्ट्स किए हैं कि आप रिहैबिलिटेशन सेंटर जाके अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी कोई भी हैबिट हो, ड्रग की हैबिट हो या आपके अल्कोहल की हैबिट हो या कोई ऐसी हैबिट। बहुत बार यहाँ पे सेक्सुअल एडिक्ट लोग भी जो मेंटली इन सब चीजों से बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे भी आप अपने ऊपर, केतु जब हस्त नक्षत्र में आते हैं, आप बहुत टाइम से अपने इस हैबिट पे काम करना चाह रहे हैं, यू डू इट। ये वो टाइम पीरियड है जब आप अपने उस हैबिट पे काम करते हैं, अपने उस बात पे काम करते हैं, खुद होकर काम करते हैं, अपना खुद का एफर्ट्स लगाते हैं। यहाँ पे आपको किसी का सपोर्ट सिस्टम मिले या ना मिले, तो भी आपकी खुद की विल पावर काम में लग रही है और आप उसको अचीव करते हैं। तो केतु का हस्त नक्षत्र का गोचर इस प्रकार की आपको एक संभावना दे सकता है। अगर आप फॉरेन में रह रहे हैं तो फॉरेन से आपको कहीं ना कहीं खुद यहाँ पे आप डिसीजन लेते हैं कि अब मैं अपने मातृभूमि में लौटूंगा। यहाँ पे चतुर्थ भाव एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे तीनों के तीनों आपके मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये गोचर केतु का हस्त नक्षत्र में आप खुद होकर मटेरियलिस्टिक से लेकर कहीं ना कहीं, अब यहाँ पे मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। इसका अर्थ ही है कि आप हर इस भाव को लेकर, चाहे वो चतुर्थ भाव हो, चाहे वो अष्टम भाव हो, चाहे वो आपका व्यय भाव हो, यहाँ पे आप हर चीज को लेकर कुछ ना कुछ छोड़ने की क्रिया में हैं। केतु वैसे भी छुड़वाता है। केतु वैसे भी जहां पे जाता है वहां पे डिसइंटरेस्ट क्रिएट करता है। और यहाँ पे हास्य नक्षत्र का जो गोचर है वो हमें क्या कर रहा है, वो हमें कहीं ना कहीं जो बहुत लंबे समय से हमारी खुद करने की इच्छा थी, उस चीज से हमें मुक्तता देने के लिए काम या हेल्प करने वाला है। यहाँ पे तीनों के तीनों मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेटेड है। इसका अर्थ है कि आप मटेरियलिस्टिक भौतिकता से कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का एक अलग ही रूप या जीवन में एक अनुभूति करेंगे ये पूरे साल भर में। कहीं ना कहीं एक आपके जीवन भर में जितने आप इस साल जितने भी जीवन भर में जो भी घटनाएं घटित होंगी, उसका एक आप स्पिरिचुअल एंगल देख पाएंगे।
वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, ये उनके लाभ भाव में हो रहा है। और ये केतु जो है ये हस्त नक्षत्र में बैठकर क्या करने वाले हैं, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके स्पाउस एंड रिलेशनशिप, ये इन सभी का कहीं ना कहीं इन सभी से संबंधित या फिर इनसे जुड़ा हुआ या इनके साथ में कोई ऐसी घटना है, बहुत लंबे समय से आप कोई चीज करना चाह रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो सकता है, चाहे वो आपका कोई चैप्टर हो सकता है लाइफ का, जीवन का प्रेम प्रसंग हो सकता है, या आपके खुद की रिलेशनशिप हो सकती है, इसके ऊपर आपको काम करना था, या फिर आप अल्टीमेटली उसमें से निकलना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ आप खुद एफर्ट्स डाल के उसे बेहतर भी करना चाह रहे हैं, कोई भी एक ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर आप काम करने वाले हैं इस केतु के हस्त नक्षत्र के गोचर पर। ये काम त्रिकोण में बैठकर बाकी के काम त्रिकोण को एक्टिवेट करता है। इसका अर्थ है कि आप वासनाओं पे ज्यादा यहाँ पे काम करने वाले हैं। फिर वो चाहे वासना आपकी खुद की पराक्रम को लेकर है, आपके खुद के टीचिंग को लेकर है, उपदेश देने को लेकर है, या आपकी यात्राओं को लेकर है, इच्छा बाहर घूमने जाने की इच्छा, ट्रैवल टूरिज्म के लिए हो सकता है, या फिर आप अपने वाइफ को लेकर, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, या फिर आपके बिजनेस को लेकर, जो भी आपकी वासना है, बहुत लंबे समय से कोई ऐसी वासना या इच्छा जो आपकी अब अधूरी है, उसके ऊपर आप काम करने वाले हैं। और यहाँ पे आप अपने स्व कर्म से उस चीज को अचीव करने वाले हैं। यहाँ पे किसी और से सपोर्ट मिलेगा या किसी और का वहां पे आपको आपके काम में कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट आएगा, वो चीज नहीं होगी, यहाँ पे बहुत कम होगी, ऐसी अपेक्षा आपको नहीं करनी है। बहुत सारे लोग अचानक से लाइफ में चैप्टर बंद होंगे, ओपन होंगे रिलेशनशिप्स को लेकर, या इवन बिजनेस में भी आपने कोई नया सेक्शन शुरू किया है, वो अचानक से बंद करना पड़ रहा है, या अचानक से आपको चालू करना, एक अचानक से आपने किसी के लिए रोल फॉर्म कर दिया है, या आपने किसी को ऐसे व्यक्ति को हायर किया है जिसके कारण आपकी लाइफ में चेंज आया है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए, ये धनु लग्न अगर हम बात करें तो ये गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है। देखिए, दशम भाव क्या है, दशम भाव आपके कर्म का भाव है। कर्म के भाव में हस्त नक्षत्र का केतु का गोचर क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको अभी फिलहाल अपने कर्म को लेकर, अपने अर्थ को लेकर, अपने जीवन के हर पक्ष में जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, उसके अर्थ को लेकर एक अलग व्याख्या मिलने वाली है। आपके कर्म से ही आपको कहीं ना कहीं आपका खुद का प्रोग्रेस होने वाला है। पर ये कर्म कैसे रहेंगे, ये कर्म जागृत कर्म रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप दशम भाव देखिए, दूसरा भाव देखिए और छठवां भाव देखिए, पेंडिंग कर्म का की राशि खुद यहाँ पे एक्टिवेटेड है, और पेंडिंग कर्म का भाव भी यहाँ पे एक्टिवेटेड है। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप जब तक उन सब चीजों को नहीं अचीव करते हैं, या उस बहुत लंबे टाइम से जो आपके दिमाग में चल रहा था कि आप नौकरी बदल लें, या फिर आप किसी अपने किसी रोग से परेशान हैं, अपने किसी शत्रु से परेशान हैं, अपने किसी कर्जे से परेशान हैं, उसको उसको पूरा करने के लिए आपने कहीं ना कहीं विचार किया था कि कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, और अभी तक आप उस चीज के लिए रेडी नहीं थे। अब वो टाइम पीरियड है कि शायद आप खुद उस चीज के लिए रेडी होंगे, आप खुद उसे उसे डिसीजन लेंगे कि ये चीज करना है, और आप वो अचीव करते हैं। यहाँ पे आपको किसी और की हेल्प नहीं मिलेगी, परंतु आप अपने स्व कष्ट से, स्व कर्म से अब उस डिसीजन को ले पाएंगे और वहां पे शांति भी पा पाएंगे। इससे क्या हासिल होगा, इससे सबसे पहले तो आपका, आपके, अगर मैं फाइनेंशियली कहूँ तो फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं मुक्त होते हैं उस कर्जे से। वो कर्जा कोई भी कर्जा हो सकता है, देखिए, वो फाइनेंशियल कर्जा हो सकता है, किसी का इमोशनल बर्डन हो सकता है, किसी का एक अलग प्रकार से आप पेंडिंग कर्म जो बोलते हैं, या बचा बचा हुआ था वो देना है, चाहे वो अपने खुद के एम्प्लॉयज के प्रति हो, चाहे वो अपने खुद के फैमिली मेंबर्स में आपके मामा मौसी उनके प्रति हो, उनसे कोई उन्होंने कुछ लिया हुआ पैसा है उनको वापस देना है, या उनको कुछ वापस देना है आपको। तो आप कुछ करते हैं तो उस चीज के कारण वो एक्टिवेट होती है, और ये आपको कहीं ना कहीं क्या करेगा, हस्त नक्षत्र का गोचर आपको हेल्प करेगा उस चीज को अचीव करने के लिए।
मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न के लिए देखिए कि अगेन 2 6 10 भाव एक्टिवेटेड है, लग्न भाव एक्टिवेटेड है, मतलब धर्म त्रिकोण एक्टिवेटेड है। धर्म त्रिकोण में अगर हम देख रहे हैं कि केतु हस्त नक्षत्र में बैठकर आपको क्या धर्म के प्रति जागरूक होकर अपना पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। तो वो धर्म त्रिकोण कौन से किस किस धर्म को दिखा रहा है? वो अपने माता पिता की तरफ दिखा रहा है, पिता तुल्य लोगों की तरफ दिखा रहा है, अपने रिलीजन, अपने कुलदेव, अपने खुद के जितने रिलीजियस कर्म कांड होता है घर में वो भी, घर में जो पूजा पाठ होती है उसके लिए भी, या तीर्थ क्षेत्र बहुत लंबे समय से आपके दिमाग में था कि मुझे देवी दर्शन करने हैं या ज्योतिर्लिंग करने हैं, या बहुत टाइम से जो चीज आपको अपने बड़े बुजुर्ग लोग कह रहे हैं करने के लिए, आपने अभी तक उनको वो करके नहीं दिया है, आप अपने हाथों से वो चीज करेंगे, उस चीज को टिक मार्क करेंगे, वो अपना पेंडिंग कर्म पूर्ण करेंगे भाग्य भाव को लेकर। यही पंचम भाव को लेकर कहें तो ये हस्त नक्षत्र संतति को लेकर, एजुकेशन को लेकर, संतति के, आपके खुद के प्रेम के कोई संबंध को लेकर, ये जो जहां फुल स्टॉप लगना चाहिए वहां पे आप खुद होकर फुल स्टॉप लगाएंगे। क्योंकि जब उस किसी भी रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं होता है तो अपना अपने रास्ते शांति से अलग कर लेना ही समझदारी होती है। और इससे क्या होगा, आपका आपका लगन भाव एक्टिवेट होगा, आप खुद होकर अपने अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। वो हस्त नक्षत्र जो है, जो हस्त, जो एक एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने आप वो एस्टेब्लिशमेंट होगी और आप शांति पाएंगे। क्योंकि शक्ति कौन सी है? हस्त स्थापन्य आगम शक्ति है, इसलिए। कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए ये जो गोचर है ये उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अब अष्टम भाव जो है वो किस चीज को दर्शाता है? आपके तंत्र मंत्र यंत्र को दर्शाता है, गूढ़ विद्या का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है। यहाँ पे हस्त, हस्त नक्षत्र में केतु का गोचर दिखाता है कि जो गत जन्म का बचा हुआ तंत्र है, पेंडिंग कर्म है या कोई पेंडिंग साधना है, वो करने के लिए आप प्रवृत्त होंगे। क्यों? क्योंकि मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेटेड हो गया है आपका हस्त नक्षत्र के में आने के, केतु का हस्त नक्षत्र में आने के कारण। और ये चंद्र का नक्षत्र है, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी एक भावना है, आपका एक इमोशन है, आपकी एक विचारधारा है कि जो आपने बहुत लंबे समय से पूर्ण नहीं करी थी और वो आप करना चाह रहे हैं। तो वो किसी के माध्यम से भी हो सकती है, गुरु के माध्यम से, तांत्रिक के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, रिसर्चर के माध्यम से, इन सब चीजों के माध्यम से हो सकती है। यहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है अपनी माता की, माता तुल्य लोगों की, माता तुल्य गुरु की भी हेल्प मिल सकती है। ये वो समय है कि शायद हो सकता है कि आप फॉरेन जाएं, फॉरेन जाकर सेटलमेंट करने की कोशिश करें, फॉरेन में सेटलमेंट मिल नहीं रही है, पर आपको वो सेटलमेंट खुद ही ढूंढनी है, स्वकर्म से वो चीज बसानी है। अंतिम लग्न की बात करेंगे, मतलब हम बात करेंगे मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए ये जो केतु के हस्त नक्षत्र का गोचर है ये उनके सप्तम भाव में आ रहा है। सप्तम भाव में केतु का आना दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, देखिए। बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये जब भी इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो वो केतु मतलब कट, विभक्त, या यहाँ पे कर्क, सॉरी, कन्या राशि में होने के कारण एक चीज आपको एक मौका मिलता है। अब जो केतु हस्त नक्षत्र में आया है तो वो आपको मौका देता है कि आप बहुत लंबे समय से अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते थे पर आप काम नहीं कर पाए। और जब तक आप खुद होकर वो एफर्ट्स नहीं डालेंगे, एक ऑनेस्ट एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तब तक वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हम सप्तम भाव की बात कर रहे हैं। अगर शायद हो सकता है कि इस समय तक वो रिलेशनशिप बहुत खराब हो चुका हो, मैं आपके स्पाउस एंड रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, इतर लोगों का भी ये भाव है। वही, ये भाव किन का है? ये भाव आपके बिजनेस का भी है। तो आपका शायद बिजनेस चल नहीं रहा है, या बिजनेस में ऐसी कोई चीज करनी पड़ रही है जो आपने अभी तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करी है, और अब जाके आप वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज करने के बाद ही आपको फल मिलेगा, बाद ही आपको जो जैसा फायदा मिलना चाहिए वैसा फायदा मिलेगा। सो ये एक स्थिति दिखती है कि जिसके कारण आप खुद होकर उसमें एफर्ट्स डालेंगे।
केतु के हस्त नक्षत्र का गोचर आपने बहुत आसानी से देखा कि हम बस कुछ कीवर्ड से जान रहे हैं कि हमारे उस भाव से, पत्रिका के उस भाव से जो कौन सा हमारे जीवन का एस्पेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है और हमें किस प्रकार से उसके ऊपर काम करना है। अब देखिए, हस्त नक्षत्र के लिए एक अच्छी रेमेडी क्या है। हस्त नक्षत्र की जो वनस्पति है वो है सागर गोटा। सागर गोटे के बहुत मेडिसिनल यूज है, परंतु अगर सागर गोटा देखें तो हमेशा इसे एक उलाहने की तरह देखा जाता है, दिया जाता है एग्जाम्पल के तौर पे कि इसका जीवन तो बिल्कुल सागर गोटे के समान है, मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। ये वो समय है कि हम उस भाव को लेकर, उस क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं अपने कर्म को करके भूल जाए, नेकी कर दरिया में डाल, अपना अस्तित्व वहां से निकाल लें। जब आप अपने अस्तित्व निकाल लेते हैं, अपने आप को इस प्रकार से विभक्त कर लेते हैं, दृष्टा भाव डेवलप कर लेते हैं, तो आपकी आसक्ति खत्म हो जाती है। और आसक्ति कर्म से होनी चाहिए, कर्म फल से नहीं। तो ये रहा केतु का हस्त नक्षत्र का गोचर आप सभी के लिए। किस प्रकार से आपके परिणाम आपके जीवन में आते हैं, आप पूरे फरवरी से लेकर दिसंबर तक का ये लंबा गोचर है, तो आप कभी भी इस वीडियो के सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आकर अपने अनुभव मुझसे साझा कर सकते हैं। और आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से फलीभूत हो रहा है, तो इसके लिए तो आपको ज्योतिषीय परामर्श लेना ही पड़ेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो। मैं यहाँ पे अपने वीडियो को विराम देती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।